कि रेवाड़ी से नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समस्या सीमा पर नहीं बल्कि दिल्ली में है। उनके मुताबिक इसका समाधान दिल्ली में ही खोजना होगा। साथ ही मोदी ने आतंकवाद और माओवाद को विश्व युद्ध से भी बड़ा खतरा बताया है। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के बीच में मंच पर पूर्व सैनिकों को नमन किया। मोदी ने नेताओं को सेना से सेक्युलरिज्म सीखने की नसीहत दी। इस मौके पर मोदी ने कहा कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शख्स बन गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा है। मोदी को एक दिन में 1,77,000 से ज्यादा लोगों ने सर्च किया। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का दूसरा कामयाब परीक्षण किया है। अग्नि 5 परमाणु हथियार लेकर 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके बाद अब चीन भारत की जद में आ गया है। मुजफ्फरनगर हिंसा को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10 लाख की आर्थिक मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई करेगी। मुजफ्फरनगर के पूर्व एसएसपी सुभाष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हिंसा के वक्त उन पर वक्त रहते उचित कदम नहीं उठाने के आरोप हैं। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि एसएसपी का सस्पेंशन आजम खान के दबाव में किया गया है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। विपक्षी दलों ने मुजफ्फरनगर हिंसा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। युवराज ने वेस्टइंडीज ए के खिलाफ शानदार शतक लगाया है। उन्होंने 8 चौकों और 7 छक्कों की मदद से महज 89 गेंदों पर 123 रन ठोक डाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। भारत जब बर्तानिया हुकूमत से आजाद हुआ तो 2 राष्ट्रों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। यही वो दौर था जब इन दोनों राष्ट्रों के अलग अलग होने और भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने वाले लोगों के बीच नफरत का ऐसा बीज बोया गया कि शहर दर शहर कौमी दंगों की चपेट में आ गए। फिरकापरस्त ताकतें रातों रात सिर उठा चुकी थीं, लेकिन शांति और अहिंसा के पुजारी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। शांति बहाली के लिए वो उन इलाकों में गए जहां हिंसा फैली थी, वो भी बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी भय के। उस दौर में बेशक गांधी जी या बाकी नेताओं के लिए यह मुमकिन था, लेकिन मौजूदा दौर की सियासत बिल्कुल बदल गई है। उसी गांधी के देश में मुजफ्फरनगर की हिंसा को देखने के लिए राजनेताओं ने वोट बैंक के गुणा भाग का चश्मा पहन लिया है। आज डिबेट एट 8 में चर्चा मुजफ्फरनगर के मायने पर। सियासत का तकाजा है कि वो हर दौर में अपना रंग बदलती है। उसका मूल उद्देश्य बेशक जनहित होता है, लेकिन मौजूदा दौर की सियासत का स्तर इस कदर गिर गया है कि नेता लाशों पर राजनीति करने से बाज नहीं आते, चूकते नहीं। वो मौका तलाशते हैं जब जज्बाती मुद्दों को हवा देकर ऐसा बवंडर खड़ा किया जाए जिसमें सिर्फ वोट बैंक के सिवा कुछ भी हासिल न हो। हम बताना चाहते हैं कि आखिर बदले सियासी दौर में मुजफ्फरनगर के मायने क्या हैं।
मुजफ्फरनगर के दंगों ने एक बार फिर से देश में महात्मा गांधी की कमी का एहसास करा दिया है। तमाम तरह के वाद का नारा देकर राजनीति करने वाले और सामाजिक कार्यों में लगे संगठन और नेताओं को सांप्रदायिक आग में झुलस रहे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जो मुट्ठी भर नेता निकले भी वो यहाँ महज फोटो खिंचवाकर पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ही गए थे। यहाँ हम उन गांधी की बात कर रहे हैं जो भारत पाक विभाजन के वक्त भड़की सांप्रदायिक हिंसा को शांत कराने और सद्भाव कायम करने के लिए आजादी के जश्न में शरीक होने के बजाय नोवाखाली में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। लेकिन आज समाजवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, एकात्म मानववाद, धर्मनिरपेक्षवाद और पंथ निरपेक्षवाद के सिद्धांतों पर चलकर समाज में गैर बराबरी दूर करने और सामाजिक सद्भाव कायम करने की होड़ में लगी पार्टियां और उनके नेता दंगा प्रभावित इलाकों में जाने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और वोट बैंक को मजबूत करने की जुगत में ही दिखाई दे रहे हैं। अब जब मुजफ्फरनगर में थोड़ा सांप्रदायिक सद्भाव कायम होता दिखाई दे रहा है और वो भी वहाँ के स्थानीय लोगों के प्रयास से, तो एक बार फिर पुलिस, कमांडोज और सुरक्षा बलों के घेरे के बीच में उत्तर प्रदेश और देश की सरकार चलाने वाले लोगों को घटना स्थल पर जाकर हालात का जायजा लेने की सुध आई है। लाखों करोड़ों जनता का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले नेताओं के अंदर उन महात्मा गांधी की तरह आत्मबल क्यों नहीं है, जो हिंसा के वक्त बगैर किसी के सुरक्षा के घटना स्थल पर जाकर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। क्या ये सच है कि आज का जो नेता समाज है वो आर्थिक, नैतिक तौर पर इतना भ्रष्ट हो चुका है कि सच्चाई का सामना करने के लिए भी उनमें आत्मबल नहीं नजर आता? 14 सितंबर को ही दोनों धर्मों के कुछ मजहबी लोगों की तरफ से सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए एक प्रयास जरूर किया गया, लेकिन इस मुहिम में भी शामिल ज्यादातर चेहरे ऐसे ही थे जो अलग अलग समय पर सत्ता में बैठे लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर उनके सियासी एजेंडे को परोक्ष रूप से ही सही आगे बढ़ाते रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रीय एकीकरण समिति की बैठक बुलाई जाने वाली है। प्रस्तावित बैठक में देश में अचानक बढ़ गए सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति से निपटने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। मुजफ्फरनगर दंगे के तुरंत बाद दिए गए अपने बयान में देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावना की जानकारी दे दी गई थी। अगर केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे की ही बात को सही माना जाए तो केंद्र सरकार को पहले ही इस बात की जानकारी थी कि यूपी सहित देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश शुरू हो गई है। तो क्या गृह मंत्री से लेकर देश के पीएम तक को मुजफ्फरनगर में दंगे होने का इंतजार था? उसके बाद भी राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की बैठक बुलाने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने को रोकने के उपायों पर विचार की आवश्यकता महसूस हुई। उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई न कर पाने में अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई न कर सकी। क्या हमारे देश के राजनीतिक दलों और नेताओं को अच्छे अच्छे कामों, सिद्धांतों और राजनीतिक कामों के दम पर सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है? तभी तो जब कभी देश में चुनाव का वक्त नजदीक आता है तो वोट के सौदागरों के लिए सबसे आसान तरीका सामाजिक उन्माद भड़काना, जज्बाती मुद्दों को उछालकर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के दम पर सत्ता हासिल करने का जरिया लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरनगर का दंगा देश का पहला सांप्रदायिक दंगा है, लेकिन आज के इस विकसित समाज में इस तरह की घटना एक बार फिर हमारी भारतीय राजनीति के दुखद पहलू की याद दिलाती है, जहां पहले भी सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जाने की मिसाल इतिहास में बार बार देखने को मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दीप्ति जी ने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पीएचडी की है। वर्तमान में वो लेडी श्रीराम कॉलेज में अध्यापन से जुड़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं और रिसर्चर हैं। साथ ही हमारे साथ रवि नितेश जी हैं, पेशे से पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, साथ ही फाउंडर हैं मिशन भारतीयम के और कोर मेंबर हैं सेव शर्मिला कैंपेन के। भारत पाकिस्तान दोस्ती के लिए गठित आगाज दोस्ती के वो कन्वीनर भी हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
दीप्ति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये गांधी का देश है, जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ, हमारे किसी नेता में वो दमखम क्यों नहीं था कि जैसे गांधी जी नोवाखाली में बैठे थे 1947 में, वैसे आज कोई मुजफ्फरनगर में बैठ पाता? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि आज के जनतंत्र जो है उसमें क्या चल रहा है और क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस तरह के नेता आज इस जनतंत्र का तथाकथित जनतंत्र में बनते हैं, किस तरह का चुनाव प्रक्रिया होती है और नैतिक प्रतिबद्धता कितनी है किसी में भी, किसी नेता में खासकर। पर हम आपस में अपने से भी पूछ सकते हैं ये सवाल। कोई भी इंसान जाके बैठ सकता था, कोई भी जरूरी नहीं है कि वो एक नेता हो, है ना। तो हम लोग सब इसमें शामिल हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो हमको अपने अंदर से भी पूछना है और नेताओं से तो पूछना ही है, क्योंकि हमने उनको चुना है, वो इस गद्दी पे बैठे हैं, वो इस देश को चलाने का उन्होंने जिम्मेदारी ली है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है क्या। तो गांधी की तरह कोई क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि गांधी की तरह प्रतिबद्धता किसी में है कहाँ। इस मौके पे जो वो आएगा, वो ना मणिपुर में जब कत्ल हो रहा है रोज, ना छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे रोक पा रहे हैं। मैंने ये पहला या एक ही जगह नहीं है जहाँ कत्ल हुए हैं। गुजरात में 10 साल पहले, 11 साल पहले हुआ था। तो कहीं भी क्यों कोई गांधी नहीं आ पाया। मणिपुर जम्मू कश्मीर में आए दिन होता है। जम्मू कश्मीर में आए दिन होता है। मैंने सबका नाम नहीं लिया, ऐसे तो देश भर में जगह जगह पे जमीन के मुद्दे पे, अनेक मुद्दों पे महिलाओं के को इस दिल्ली शहर में भी चलना या किसी गांव में चलना नामुमकिन है ना। रात के टाइम बिल्कुल ही नामुमकिन है, दिन में भी 50 नजरें। तो हिंसा क्या है, हमको ये भी समझना होगा कि हिंसा क्या है और हम कहाँ तक उसमें शामिल हैं। ठीक है रवि जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हमारे देश में गांधी का देश इसे कहते हैं, लेकिन गांधी जी खुद राजनीति में कभी नहीं आए। उन्होंने नेता तैयार किए, उनके पीछे बहुत बड़ी नेताओं की फौज खड़ी रही, लेकिन उनको वोट नहीं चाहिए था, उन्हें मुल्क की आजादी चाहिए थी। क्या हम ये आज मान लें कि सारा समाज हमारा मतलब से जुड़ा हुआ है, दरअसल कोई गांधी है नहीं? जी बिल्कुल, यही बात मैं आपसे एक्चुअली कहना चाहता था। वास्तव में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जो एक बात पहली आपने कही कि गांधी कभी भी वोट से नहीं चुने गए, गांधी जनता के विश्वास से चुने गए। वोट से चुना जाना और विश्वास से चुने जाने में बड़ा एक महीन फर्क है दोनों में, क्योंकि वोट से चुने जाने को भी लोग विश्वास से चुना जाना मानते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ, सामुदायिक स्वार्थ और सांप्रदायिक स्वार्थ भी संलग्न हो गए हैं, जुड़ गए हैं आज के लोकतंत्र में, जो कि आजादी के बाद जुड़े हैं। ठीक है, तो इस बात को भी हमें समझना होगा। दीप्ति जी, गांधी जी खुद कहते थे कि इस प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमारी जरूरत है, लेकिन एक आदमी का भी वो स्वार्थ रत्ती भर झेलने की या बर्दाश्त करने की हैसियत में नहीं है, कुदरत हमारी। तो क्या हम ये मान लें कि दरअसल गांधी जिन आदर्शों से गांधी बने थे, जिन बातों को कह के वो गांधी बने थे, दरअसल आज के दौर में वो सारी बातें अप्रासंगिक कर दी गई हैं ताकि वोट मिलते रहें? जी, और इसमें नेताओं का भी, पर मैं कहूंगी कि अब पूरे समाज को देखिए कि एक वर्ग भी इसमें शामिल है। जिस तरह की शिक्षा, जैसे उदाहरण था, जिस तरह की शिक्षा गांधी ने सामने लाई थी, नई तालीम, उस शिक्षा का भी बहुत महत्व था। उसको एक वर्ग ने एक तरफ कर दिया था, एक दूसरी तरह की शिक्षा ले आए थे। और ये इस तरह का जो विघटन हुआ है, हमारा नैतिक विघटन, वो शिक्षा से जुड़ा है। वो शुरू में हम क्या मूल्य हमारे अंदर हैं, जो दूसरी तरह की शिक्षा अगर हमारी प्रणाली होती तो हम शुरू से एक जुड़े होते जमीन से भी, और हम एक दूसरे से भी जुड़े होते एक दूसरी तरह से। ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल कि लालच की उतनी जगह नहीं होती जितना हर इंसान अपने लिए, इससे शिक्षा, अर्थशास्त्र और राजनीति का एक गठबंधन जो था गांधी के सोच में, उसको हमने आजादी के बाद तोड़ा है, उसको हमने मंजूर नहीं किया है। एक फर्क तरह का विकास की अवधारणा हमने आगे लाई है ना। तो वो तो
किस तरह की अवधारणा है वो साफ है कि जो पूंजीपति हैं वो चला रहे हैं, है ना, उनके बांसुरी पर देश चल रहा है। ये दुनिया का भी हाल है, यहाँ का भी हाल है। तो इसमें हिंसा जो आम इंसान पे हो रही है, जो हिंसा हमने मुजफ्फरनगर में आज देखी है या छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, वो विकास की किस तरह की अवधारणा है उससे जुड़ा हुआ है। और जो फोर्सेस इससे अपना बना रही हैं, अपने को जो पनप रही हैं, वो फिरका परस्त भी हैं, वो एक वर्ग को आगे बढ़ाने वाली भी हैं, और वो पितृ सत्तात्मक भी हैं, है ना, ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है रवि जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि माउंटबेटन ने उस समय कहा था 1947 में कि पूरब में मेरा एक सिपाही बैठा हुआ है और वहां बिल्कुल शांति है, दूसरी तरफ बाकी हिस्सों में आग लगी हुई है। लोगों को, बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि जिन्ना, जब माउंटबेटन 14 तारीख को पाकिस्तान पहुंचे थे, वो जाने से कतरा रहे थे उस भीड़ में, उस मॉब में, लेकिन जिन्ना उनको लेकर के गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आइए, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो ठीक है कि हम ये कह सकते हैं कि आज दरअसल जिन्ना तो राष्ट्रपति थे वहां पे, वो तो पॉलिटिकल एरा से ही सारी चीजों को कर रहे थे। तो दरअसल पॉलिटिकल एरा भी कहीं दूसरी तरफ घूम गया है, चाहे फिर वो गांधी की बात हो या जिन्ना की बात हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल एरा जो है वो मतलब थोड़ी नहीं बल्कि वो पूरी तरीके से घूम गया है। आप जो आजाद भारत का जो एक पूरी अवधारणा थी कि आजाद भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगा, है भी, लेकिन मुझे जहां तक व्यक्तिगत रूप से लगता है तो वो धर्मनिरपेक्ष के बजाय धर्म सापेक्ष ज्यादा हो गया है। हमारे यहाँ जो रिलीजन था, जो धर्म था, उसको एक प्राइवेट अफेयर बनाया गया था कि स्टेट उसमें योगदान नहीं करेगी, स्टेट सबको इक्वल ट्रीट करेगी, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा है, सेक्युलर डेमोक्रेसी है हमारी। लेकिन मुजफ्फरनगर राइट में भी आप देखें तो स्टेट का जो रोल सामने आता है, वो स्टेट का रोल ये है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में पूरी तरीके से अक्षमता, असफलता दिखाई है। आप कहीं से भी ये नहीं मान सकते कि 24 घंटे और जो है 45 घंटे से ज्यादा कहीं पे अगर कोई दो कम्युनल फोर्सेस आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो अपनी नादानी की वजह से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट उसको रोकने में नाकाम हो रही है तो इसका सीधा मतलब जाता है कि हमारी जो वो सरकार है वो यहाँ पे पूरी तरीके से शासन। ठीक है, और इससे आगे भी हमने खबर में भी ये दिखाया है कि जब यूपी समेत 11 राज्यों में, गृह मंत्री का ये बयान है, मत भूलिएगा, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि यूपी समेत 11 राज्यों में, उन्होंने नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा कि हमने अलर्ट दिया था कि इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा या सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। हमने सवाल उठाया अपनी रिपोर्ट में कि गृह मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को जानते थे तो क्या वो इंतजार कर रहे थे कि मुजफ्फरनगर में ये सब कुछ हो और उसके बाद हम जाएंगे या उस चीज को संभालेंगे? स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने की बात है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, वो जुड़ी हुई है इससे, लेकिन उससे पहले जब पता था तो क्यों नहीं रोक पाए? चर्चा एक ब्रेक के बाद। आयोजक TVS Phoenix 125। हेलो बेटा, आइडिया शोरूम। 1 2 1 यही है आइडिया शोरूम। Do the 1 2 1 Do the 1 2 1 Do the 1 2 1। चलना आइडिया शोरूम चलते हैं, इंटरनेट ट्रायल पैक पे ऑफर है। ऑफर चलना जल्दी जल्दी। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यहीं पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, रोमिंग पैक्स, इंटरनेट प्लान, सब कुछ। बॉस, एक्चुअल शोरूम वहाँ बेबी वेट कर रही है। टू द रन। पेश है ज्यादा लंबी पत्तियों और ज्यादा खुशबू वाली नई ताज़ा गोल्ड चाय, एक बेहतरीन चाय का प्याला। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। हर
नई सफेद कमीज, थोड़ी धुलाई के बाद येलो पड़ जाती और फिर हम चाहे इसे कितना भी धो ले, कितना भी घिसे, वो पीली की पीली येलो ही रह जाती। सोच बदलनी हो तो साबुन बदलो। नया रिन बार, एकमात्र साबुन येलो फाइटर्स के साथ एक झटके में पीलापन हटाए। अब 10 रुपए के रिन बार पे 20 ग्राम फ्री। फॉर्चून बेसन, बेहतरीन क्वालिटी, किफायती दाम। अब 500 ग्राम पैक 38 रुपए में। फॉर्चून बेसन, खाओ खिलाओ लाइफ बनाओ। खेलो तो दिल से, बात करो तो दिल से, हर मोबाइल का दिल। लिफ्ट गार्ड मोबाइल बैटरीज फ्रॉम लुमिनस। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। मेरी मानो ट्रिब्यून लगाओ, भूरे फुदकों से धान बचाओ। असली ट्रिब्यून की पहचान 2 तलवारों का निशान। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। अब 1 किलो रिन पाउडर के साथ 10 रुपए का रिन बार मुफ्त। अरे अरे मैं मुखिया हूँ। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सर जी, विरोध। और विरोध के लिए तुम ही आए हो अकेले? गांव वालों की विनती आई है मेरे साथ। वो नहीं दिख रही है आपको? सबके हस्ताक्षर। यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। आज बात हो रही है कि आखिर मुजफ्फरनगर के मायने क्या है। हमारे साथ दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साथ ही रवि नितेश जी हैं, संस्थापक हैं मिशन भारतीयन के और पेशे से पेट्रोलियम इंजीनियर हैं। दीप्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस बात को नेता कहना चाहते हैं, जिस बात को अभी रवि ने भी कहा कि वोट और विश्वास कहीं ना कहीं बहुत बारीक लाइन है, उस बात को समझना होगा। जब ये वोट मांगने जाते हैं तो इनके साथ किसी तरह की कोई सुरक्षा वगैरह होती नहीं है, ये घर घर जाते हैं और वोट लेते हैं। लेकिन जब इस तरीके के हालात में या सामान्य हालात में भी ये कहीं दौरे पर निकलते हैं तो लंबा चौड़ा लाव लश्कर और सब कुछ सुरक्षा के नाम पर देश की तो खर्चा कराते ही हैं, लेकिन ऐसा अविश्वास अचानक कहां से आ जाता है, वो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में हो? तो जनता के साथ रिश्ता क्या है इन नेताओं का? जो जनता के साथ आंदोलन करते थे वो गांधी बाबा थे, है ना। लोग गांधी बाबा बुलाते थे। एक विश्वास का रिश्ता था। उनके मुद्दे जो थे जुड़े हुए थे उनके रोज की जिंदगी के साथ। गांधी जी की रोज की जिंदगी और लोगों की रोज की जिंदगी में एक जुड़ाव था, और आंदोलन एक के बाद एक और लगातार चल रहे थे। ये भी है कि समय इस तरह का था कि एक अंग्रेजी शासन था, उसके खिलाफ देश इकट्ठा था, पर उसमें एक नैतिकता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ जो गांधी जुड़े थे, वैसा आज कोई उस तरह का नेता तो नहीं है। जनता के आंदोलन जरूर हैं, पर वो जन आंदोलन जो है वो
उन पे भी सरकार की दबाव ही नहीं, उन पे पीटना, उनको मारना पीटना, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, अभी जल सत्याग्रह चल रहा है। अगर गांधी के वाद पे चल रहे हैं लोग तो जल सत्याग्रह ही हैं, जो अभी मध्य प्रदेश में पानी में इस समय भी पानी में यहाँ तक डूबे हुए हैं, है ना। तो वो लोग जो इंदिरा सागर बांध बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा बांध या दूसरा, उस सब में लोगों की क्या हालत हो रही है वो सरकार नहीं देख रही है। तो ये सरकार से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो दंगे में जाएं और लोग तो उनका विश्वास करें। बात को समझे कि सरकार बहुत अलग चीज है, नेता बहुत अलग चीज है, जनता बिल्कुल ही अलग चीज है, एक अजूबा है, पहेली है, जिसको शायद अपनी अपनी तरह से तौलना ही सियासत है। सही है। और अगर आप देखें तो अगर आप गांधी की बात कर रहे हैं तो गांधी एक संत भी थे, गांधी को आप संत के रूप में देख सकते हैं। गांधी एक वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग किए। सत्य, अहिंसा, विश्वास, ये उनके टूल्स थे जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया अपने प्रयोग में। उन्होंने समाज को एक प्रयोगशाला बनाया सत्य के लिए। नेता प्रयोगशाला बना रहे हैं कुर्सी के लिए। यहां पे एक बड़ा लंबा फर्क है गांधी और इन नेताओं में। प्रयोगशाला दोनों ने ही बनाई है। एक ने वैज्ञानिक तरीके से उसी धर्म को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हुए, और जो धर्म के बहरूपीय थे उनको हटाकर उनके बीच में विश्वास कायम करना और धर्म के जो सार्थक पहलू हैं और जो सही पहलू हैं उनको सामने लाने का काम किया था। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूं। गांधी ने हमेशा कहा कि मैं आस्तिक हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं सच्चा हिंदू हूं। गांधी ने कभी इस बात पे जोर नहीं दिया कि तुम अगर मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो तो तुम अपना धर्म बदल दो या तुम किसी भी धर्म को ना मानने वाले बन जाओ। गांधी ने उनको, जनता को उसी के अनुसार समझाया कि भाई जो आपका धर्म है उसके बीच आपसी सामंजस्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी नीतियां क्या हैं। यहाँ पे वही चीज जो है उसका प्रयोग जो है वो निरर्थक कार्यों में और नकारात्मक कार्यों में किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, आपका भी, रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह देश 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है और सबको अधिकार है कि वो मुजफ्फरनगर के मायने अपनी तरह से सोचे। हमारी चर्चा सिर्फ इसका एक पहलू थी। अगर आपको पसंद आए तो इसको कोशिश करिएगा कि अपने समाज में, अपने घर में, अपने इलाके में उतार पाएं। नमस्कार। हटाने में कौन है सबसे तेज? ये साधारण बार या नया विम बार? स्टार्ट। नए विम बार में पूरे 100 नींबुओं की शक्ति है। ये औरों की तरह स्लो मोशन में नहीं धोता। वाह, चिकनाई हटाए सबसे तेज 100 नींबुओं की शक्ति वाला नया विम बार। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। कोलगेट के 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप के पहले विनर है प्रथमेश बांगर थाने से। तो आप भी जल्दी कीजिए और स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाइए कोलगेट के साथ। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो, महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। हर दिन हर पल बदल रहा है हिंदुस्तान। हकीकत का आईना देख रहा आज हर खासो आंख। कहां, कब और कैसे बनी खबर, देखिए दिन भर, रोज रात 10 बजे। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाता है। जनता की रोके राह, समय में ताब कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। देखिए हर रात 10 बजे जी मीडिया पर।